हमारे नए नवेले शादीशुदा रिश्ते में अचानक मेरे देवर की एंट्री हुई। भैया जी घर आए और रोज रात को मेरी कमरे की तरफ झांकने लगे। क्योंकि उन्हें रात के अंधेपन की बीमारी थी, मैं उनकी इन हरकतों को नजरअंदाज कर देती थी। एक रात जब मेरे पति घर पर नहीं थे, मैं रोज की तरह नहाने गई। तभी मेरी नजर बाथरूम के दरवाजे पर पड़ी। मैंने देखा कि भैया जी दरवाजे पर खड़े होकर मुझे घूर रहे थे। मुझे लगा कि उन्हें तो रात में कुछ दिखता ही नहीं, तो मैं क्यों शर्माऊं। इसलिए मैंने बिना झिझक शॉवर लेना जारी रखा। थोड़ी देर बाद अचानक मुझे अपनी पीठ पर किसी का हाथ महसूस हुआ। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो भैया जी मेरे ठीक पीछे खड़े थे। उनकी हालत देखकर मैं सन्न रह गई। उन्होंने वहीं उनका इतना बड़ा बाहर निकालकर मेरी शादी के अगले दिन मेरे पति मुझे अपने काम के लिए शहर ले आए। मैं बहुत खुश थी कि गांव में रहने और लोगों की बातों से बच गई। मैं खुद को भाग्यशाली मान रही थी। जब हम शहर पहुंचे और अपने फ्लैट पर गए तो मैंने देखा कि वहां मेरे पति का दोस्त मौजूद था। जिस तरह नई दुल्हन का स्वागत होता है, उसी तरह उसने हमारा स्वागत किया। घर में कदम रखते ही मेरे पति ने उसका परिचय कराया। उन्होंने कहा, यह किरण है। पिछले कुछ दिनों से शादी के लिए मैं गांव गया हुआ था और 15 दिनों से घर बंद था। घर में बहुत धूल थी, इसलिए मैंने किरण को बुलाकर फ्लैट साफ करवा दिया। मैं तुम्हें आते ही काम में लगाना नहीं चाहता था। पति की मेरी चिंता देखकर मैं बहुत खुश थी। मैंने सोचा कि उसने फ्लैट साफ किया है तो कम से कम उसे अपने हाथ का बना खाना खिलाकर विदा करना चाहिए। मैंने आग्रह करते हुए कहा, भैया जी, आप दोपहर का खाना खाकर ही जाइए। इस पर किरण ने कहा, भाभी, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं आपके साथ रहूंगा। ये सुनकर मैंने गुस्से से अपने पति की ओर देखा। मेरी नजर समझकर पति बोले, कोमल, मेरे दोस्त का यहां रहना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। किरण कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहेगा। उसके मकान मालिक ने उसे अचानक घर खाली करने को कहा और उसे नए घर की तलाश के लिए समय नहीं मिला। क्योंकि घर की चाबी उसके पास थी, इसलिए मैंने उसे यहीं रुकने को कहा। जब तक किरण को कोई अच्छा फ्लैट नहीं मिल जाता, वह हमारे साथ ही रहेगा। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो। किरण को तुम मेरे जैसे ही समझो। वह सिर्फ मेरा दोस्त नहीं है, बल्कि वह मुझे भाई जैसा है। शेखर की बात सुनकर मैंने सहमति में सिर हिला दिया और किचन में खाना बनाने चली गई। पहली नजर में मैं भैया को इतना समझ नहीं पाई थी, क्योंकि शुरुआत में तो हर कोई एक दूसरे से मुस्कुराकर ही बात करता है। जब भैया ने मेरे हाथ का बना खाना खाया तो उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की। उन्होंने मुझे गिफ्ट के तौर पर पैसों का एक लिफाफा दिया। किरण ने मुझे गिफ्ट दिया। ये देखकर मेरे पति को थोड़ी झिझक हुई होगी। अपने दोस्त को देखकर उन्होंने भी मुझे पैसे निकाल कर दिए। शेखर के कंजूस स्वभाव को तो मैं जानती ही थी। शादी से पहले जब भी हम मिले थे, उसने कभी भी मेरे लिए कोई महंगा गिफ्ट नहीं लाया। वह इकलौता बेटा है और गांव में उसका खुद का घर है, साथ ही शहर में अच्छा फ्लैट भी। ये देखकर मेरे परिवार वालों ने शेखर से मेरी शादी तय की। शादी से पहले मुझे उसके कंजूस स्वभाव का एहसास हो गया था। मैंने इस बारे में माम पापा से बात की थी। तब माँ ने कहा था कि शादी की शुरुआत में कुछ लड़के ऐसे ही बर्ताव करते हैं। एक बार तुम्हारी शादी हो गई तो उसकी सारी संपत्ति तुम्हारी ही तो है। शादी के बाद तुम जो चाहो खर्च कर सकती हो। माँ की बात तब मुझे सही लगी थी। शादी के बाद सत्यनारायण की पूजा होते ही शेखर मुझे अगले दिन शहर ले आया। इस वजह से हमारी शादी की पहली रात भी नहीं मनाई जा सकी। शेखर की कमाई अच्छी थी। मुझे लगा था कि उसने हमारे हनीमून के लिए जरूर कोई बड़ा प्लान बनाया होगा, लेकिन उसने इस बारे में मुझसे कुछ नहीं कहा। शहर पहुंचने की रात हमारी शादी की पहली रात थी, लेकिन शेखर ने बिस्तर पर 2 गुलाब की पंखुड़ियां तक नहीं सजाईं। ये देखकर भी मैंने अपना गुस्सा किसी तरह शांत किया। रात को शेखर कमरे में आया। जैसे ही वह मेरे पास आया, मैंने उसे गले लगा लिया। मैंने कहा, शेखर, मुझे पता है कि तुमने हमारे हनीमून के लिए जरूर कोई बड़ा सरप्राइज प्लान किया होगा। मेरी बात पर शेखर ने हल्की सी सहमति दी और मुझसे पीठ फेर कर सो गया। मैं फिर से उसके पास गई। तब वह बोला, कोमल, आज मैं बहुत थक गया हूं। हमारी शादी की पहली रात हम कल मनाएंगे। वैसे तो मैं भी यात्रा और घर के कामों से थकी हुई थी, इसलिए मैंने भी उसे मना नहीं किया और तुरंत सो गई। अगले दिन किरण और शेखर
दोनों ही साथ में ऑफिस के लिए निकल गए। इसके बाद मैंने घर में साफ सफाई शुरू कर दी। अचानक दोपहर में मेरे पेट में दर्द होने लगा। मुझे पीरियड्स आ गए थे। उस वक्त मेरे पास सैनिटरी नैपकिन भी नहीं था और आसपास मेडिकल स्टोर कहाँ है ये भी पता नहीं था। तब मैंने शेखर को फोन किया। मैंने उससे कहा, आज आधे दिन की छुट्टी लेकर घर आ जाओ। शेखर ने मुझे सहमति दी। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। मुझे पता था कि बाहर शेखर ही होगा। मैंने दरवाजा खोला और दौड़ते हुए किचन में चली गई, क्योंकि किचन का नल खुला रह गया था। जब मैंने नल बंद करके हॉल में देखा तो शेखर वहां नहीं था। शायद वह सीधे कमरे में चला गया था। मैं अपने कमरे में गई। जैसे ही अंदर पहुंची, मैंने देखा कि बिस्तर पर सैनिटरी नैपकिन और एक कैडबरी रखी हुई थी। उस दिन मेरे पति ने जो मेरी परवाह की, उसे देखकर मेरा दिल भर आया। शेखर तब अलमारी की तरफ मुंह करके खड़ा था। मैंने पीछे से जाकर उसे गले लगा लिया। मैंने कहा, शेखर, तुम छोटे छोटे कामों से अपना प्यार जताते हो। तुम्हारा यह तरीका मुझे बहुत पसंद है। मैं करीब 5 मिनट तक शेखर को गले लगाए खड़ी रही। जब मैंने उसे अपनी ओर घुमाया तो मैं झटके से उससे दूर हो गई, क्योंकि वह मेरा पति नहीं था बल्कि मेरे भैया किरण थे। उसे देखकर मैं दंग रह गई। मैंने कहा, भैया जी, आप मेरी कमरे में क्या कर रहे हैं और शेखर कहाँ है? इस पर उन्होंने कहा, भाभी, पहले तो आप डरना बंद करें। शेखर ने मुझे फोन करके कहा था कि जो भी आपको चाहिए वो आपको देने के लिए मुझे घर भेजा है। इसका मतलब था कि शेखर ने जो भी सामान मुझे लाने के लिए कहा था वह काम अपने दोस्त को सौंप दिया था। भैया जी मेरे लिए सैनिटरी नैपकिन लेकर आए थे। ये समझते ही मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने उनसे पूछा, जब से मैं आपसे लिपटी हुई थी तब आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप किरण हैं? इस पर भैया जी बोले, भाभी, मैं आपका आनंद खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने सच नहीं बताया। बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि भैया जी मेरे लिए अपनी तरफ से चॉकलेट भी लाए हैं। खैर, मेरे पति ने भले ही नहीं, लेकिन देवर ने मेरी परवाह जरूर की। किरण मेरे लिए समय निकालकर घर आया था और मेरी मदद की थी, इसलिए मैंने उससे आगे ज्यादा कुछ कहा नहीं। देखते ही देखते मेरे वो 4 दिन भी बीत गए। इन 4 दिनों में भैया जी ने मेरे लिए आधे दिन की छुट्टी ले रखी थी। वे दोपहर में ऑफिस से जल्दी घर आकर मुझे काम में मदद करते थे। मैंने उनसे पूछा, आपने हाफ डे की छुट्टी क्यों ली? इस पर वे बोले, भाभी, इन दिनों में आपको कितना कष्ट होता होगा यह मैं समझ सकता हूं। अब इस घर में आप सिर्फ अपने पति के लिए नहीं रहती, बल्कि मेरे लिए भी खाना बनाती हैं और मेरा सारा काम करती हैं। तो इन दिनों में आपकी थोड़ी सी देखभाल करना मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। किरण की समझदारी देखकर मुझे उससे ईर्ष्या होने लगी। एक पल को लगा कि शेखर में किरण जैसे गुण क्यों नहीं हैं। खैर, हर किसी का अपना स्वभाव होता है। जो मिल गया है वही स्वीकार करना पड़ता है। शादी के बाद शहर आने के अगले ही दिन मेरे वो दिन शुरू हो गए थे जिससे हम पति पत्नी करीब आने से रह गए। लेकिन अब उन दिनों के बाद हमारी शादी की पहली रात थी। उस दिन रात का खाना खाने के बाद मैं रसोई में बर्तन धो रही थी। तभी अचानक शेखर रसोई में आया और धीरे से मेरे कान में बोला, आज हमारी शादी की पहली रात है, इसे मत भूलना। अच्छे से तैयार होकर कमरे में आना। शेखर की बात सुनकर मैं शर्मा गई। वह वहां से जाते ही मैंने जल्दी से अपना काम खत्म किया और सुगंधित दूध लेकर कमरे में गई। कमरे में जाकर जो दृश्य देखा उससे मेरी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि कमरे में शेखर नहीं बल्कि उसका दोस्त किरण था। भैया जी हमारी पहली रात के लिए बिस्तर सजा रहे थे। भैया जी को बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछाते देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। मैंने कहा, भैया जी, आप यहां क्या कर रहे हैं? इस पर भैया जी बोले, भाभी, शेखर को ऑफिस से फोन आया था। उसने ही मुझे आपके कमरे की सजावट करने के लिए कहा है। देवर को हमारी पहली रात का कमरा सजाते देख मैं बहुत शर्मिंदा हो गई थी, लेकिन क्या करती, मेरे पति ने ही उन्हें यह काम करने को कहा था। मैंने भैया जी से कुछ नहीं कहा और अपना मेकअप का सामान और साड़ी लेकर दूसरे कमरे में चली गई, क्योंकि मैं हमारी कमरे में तैयार नहीं हो सकती थी जहां भैया जी सजावट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं तैयार होकर दूसरे कमरे से बाहर आई। बाहर आते ही मैंने शेखर को देखा। वह मुझे लगातार देख रहा था। शेखर ने कहा, कोमल, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो।
लगता है आज तुम मेरी जान लेकर ही रहोगी। फिर उसने कहा, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जब मैं कमरे में जाऊं तभी तुम आना, और हाँ, कमरे की लाइट बंद होगी। उसे ऑन करने की कोशिश मत करना, क्योंकि यह सरप्राइज तुम्हारे लिए है। मैं सरप्राइज जानने के लिए बहुत उत्सुक थी, इसलिए शेखर की हर बात मान ली। थोड़ी देर बाद मैं कमरे में गई। अंदर लाइट बंद थी। जैसा शेखर ने कहा था, मैंने लाइट ऑन नहीं की, लेकिन अंदर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने कहा, शेखर, तुम ही हो ना? उसने हाँ में जवाब दिया। अचानक मेरे चेहरे पर रोशनी पड़ी और मुझ पर फूलों की बारिश होने लगी। ये शेखर का सरप्राइज मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन सामने शेखर नहीं दिखा। उन्होंने सब कुछ सरप्राइज ही रखना तय किया था। कुछ ही देर में मेरे चेहरे की सारी लाइट बंद हो गई। उसके बाद शेखर ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। अगले दिन सुबह जब मैं नींद से उठी तो शेखर को सोते हुए देखा। मैंने प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा और उसके गाल पर किस किया। मेरे स्पर्श से वह तुरंत जाग गया और मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैं उसके लिए कोई अजनबी हूं। मैंने कहा, शेखर, अरे ऐसे आश्चर्यचकित होकर क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हारी ही पत्नी हूं। अब तो तुम्हें मेरे सामने शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे बीच पति पत्नी का हर रिश्ता बन चुका है। मेरी बात सुनकर शेखर मुस्कुरा दिया और फ्रेश होने चला गया। इसके बाद मैंने अपना सारा सामान ठीक किया और कमरे से बाहर आ गई। जैसे ही मैं बाहर आई, किरण की नजर मुझ पर पड़ी। वह मुझे एक अजीब नजर से देख रहा था। मेरे सामने वह ऐसे अंगड़ाई ले रहा था जैसे रात भर बहुत थक गया हो। उस सुबह वह जिस तरह मुझे देख रहा था, उसकी नजर कुछ अलग ही थी। उस दिन शेखर ऑफिस चला गया था, लेकिन किरण की छुट्टी थी। घर का सारा काम खत्म करने के बाद मैं नहाने के लिए बाथरूम गई। नहाते समय अचानक बाथरूम का गैस गीजर लीक होने लगा। जब मुझे गैस लीक होने का एहसास हुआ, तब तक काफी गैस लीक हो चुकी थी और उसकी दुर्गंध बाथरूम में फैल गई थी। मेरा दम घुटने लगा। मैंने बाथरूम से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया और वह खुल नहीं रहा था। मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि गैस के कारण मेरा दम घुट रहा था। मैं जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। मेरी आवाज सुनकर किरण दौड़कर वहां आया। उसने दरवाजे को जोर से धक्का देकर किसी तरह खोला और मुझे बाथरूम से बाहर निकाला। बाहर आते ही उसने गीजर का कनेक्शन बंद किया, जिससे गैस का रिसाव बंद हो गया। जब मैं होश में आई तो मैंने खुद को देखा और मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि मैं केवल तौलिया लपेटे खड़ी थी। कुछ देर पहले मेरा दम घुट सकता था, लेकिन किरण समय पर आ गया और मेरी जान बचा ली। होश में आने के बाद जब मैंने किरण को सामने देखा तो मैं घबरा गई। उस वक्त फिर से बाथरूम में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने बिस्तर पर पड़ी चादर अपने ऊपर ओढ़ ली। किरण मेरी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन मैंने उसे रुकने को कहा। मैंने कहा, अब मैं ठीक हूं, आप यहां से जा सकते हैं। कुछ समय बाद उसने गीजर रिपेयर कराने वाले को बुला लिया। उस घटना के बाद से मैंने बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया था। यहां तक कि कमरे का दरवाजा भी बंद करने से डर लगने लगा। मुझे लगा था कि किरण ने उस स्थिति को वहीं भुला दिया होगा, लेकिन उस घटना के बाद मैंने कुछ अजीब चीजें महसूस कीं। रात को बेडरूम में पूरी तरह अंधेरा रहता था। शेखर को अंधेरे में ही अच्छी नींद आती थी। उसे हल्की रोशनी भी पसंद नहीं थी। शादी की पहली रात से ही मैं अंधेरे कमरे में सोने की आदत डाल रही थी। मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि पत्नी को पति की आदतें धीरे धीरे अपनानी चाहिए। अब मेरी भी यही आदत बन चुकी थी। मुझे इतना घना अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन शेखर के कारण मैंने इसे सह लिया। एक रात जब मैं शेखर के साथ थी, अचानक मेरी नजर कमरे के दरवाजे पर गई। मुझे लगा जैसे कोई बाहर से झांक रहा हो। कमरे में इतना अंधेरा था कि शेखर का चेहरा भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन दरवाजे की तरफ देखते ही मुझे चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। उस दिन के बाद मैंने देखा कि किरण अक्सर मेरे कमरे में झांकता था। गर्मी का मौसम था और मैं रात को नहाकर सोने की आदत डाल चुकी थी। जब मैं नहाने जाती, शेखर बाहर टहलने चला जाता और घर में सिर्फ मैं और किरण होते। किरण के व्यवहार पर ध्यान देने के बाद मैंने शेखर से बात करने का फैसला किया। अगले दिन रात के खाने के बाद जब शेखर टहलने जाने लगा तो मैंने उसे रोक लिया और किरण की शिकायत की। मेरी शिकायत सुनने के बाद शेखर ने जो कहा, उसे सुनकर मैं हैरान रह गई।
शेखर ने कहा, तुमसे एक बात अब तक छुपाई थी। किरण को रात का अंधापन है। जैसे जैसे रात होती है उसकी नजर कमजोर हो जाती है। चाहे घर में कितनी भी रोशनी हो, उसे कुछ नहीं दिखता। शायद उनकी बीमारी के कारण ही वह रात को गलती से अपनी जगह मेरी कमरे में आ गए होंगे, और जब मैंने सोचा कि वह मेरी कमरे में झांक रहे हैं तो मेरा वह गलत फहमी दूर हो गया था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने बेवजह भैया जी पर शक किया। उस दिन के बाद मैंने भैया जी पर शक करना बंद कर दिया, लेकिन भैया ने मेरी कमरे में झांकना बंद नहीं किया। एक दिन वह सीधे मेरी कमरे में आ गए। तब मैं रात की नहाने में व्यस्त थी। हमेशा की तरह शेखर टहलने बाहर गया हुआ था। मैंने अपने बाथरूम का दरवाजा लॉक नहीं किया था। शॉवर लेते समय जब मेरी नजर बाथरूम के दरवाजे पर पड़ी तो मैंने भैया को बाहर देखा। मैंने तुरंत दरवाजे पर जाकर देखा और उन्हें देखकर एक पल के लिए डर गई। लेकिन फिर मुझे याद आया कि भैया को तो रात को दिखाई नहीं देता। इस बात का ध्यान रखते हुए कि उनके सामने मैं किसी भी हालत में खड़ी हो जाऊं, उन्हें मेरा रूप नहीं दिखेगा, मैंने बाथरूम से बाहर निकलकर उनसे कहा, भैया जी, आप यहां क्या कर रहे हैं? मेरी बात सुनकर भैया जी एक बार तो चौंक गए, लेकिन फिर बोले, भाभी, आप मेरी कमरे में क्या कर रही हैं? उनकी यह बात सुनकर मुझे पक्का यकीन हो गया कि भैया सच में रात को देख नहीं सकते। भैया की बीमारी को ध्यान में रखते हुए मैंने उनका एक हाथ अपने कंधे पर रखा और उन्हें उनकी कमरे तक छोड़ने के लिए ले गई। लेकिन उस समय भैया ने मुझे कमर से इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि मैं हैरान रह गई। भैया का स्पर्श और शेखर का स्पर्श बहुत अलग था। भैया जी की पर्सनैलिटी शेखर से कहीं बेहतर थी। हालांकि मैं कोई ऐसी महिला नहीं थी जो पुरुषों को देखकर अपना नजरिया बदल दे। मैंने उनकी मदद की और फिर अपनी कमरे में आ गई। अगले दिन सुबह जब शेखर ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था तो मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरी कजिन बहन की शादी है और तुमने वहां जाने से मना कर दिया है, तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे 10,000 रुपये चाहिए। शेखर ने पैसे देने से मना कर दिया और कहा, फालतू खर्च की कोई जरूरत नहीं है, और वहां से चला गया। शायद किरण ने हमारी यह बातचीत सुन ली थी। ऑफिस जाने से पहले भैया ने मेरे हाथ में 12,000 रुपये रख दिए और कहा, भाभी, ये मेरी तरफ से छोटी सी मदद है। उनकी मदद से मेरी आंखों में आंसू आ गए। भावनाओं के आवेग में मैंने उन्हें धन्यवाद कहने के लिए गले लगाया। उस वक्त मुझे उनका स्पर्श फिर से अलग लगा। मैंने उनसे कहा, लगता है आज भी आप मेरे कमरे को अपना कमरा समझकर आ गए हैं। मुझे आपको वापस छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी इस बात पर भैया ने मुस्कुराते हुए वहां से जाने का इशारा किया। उस रात जब गलती से मेरी नहाने के समय भैया जी मेरे कमरे में आ गए तो उस वक्त मेरे कमरे का दरवाजा ज्यादा खुला रह गया था। भले ही उन्होंने मुझे किसी भी स्थिति में देखा हो, मुझे कोई शर्म नहीं आई, क्योंकि मुझे उनकी रात की स्थिति के बारे में पता था। उस दिन जब मैं उन्हें उनकी कमरे में छोड़ने गई तो उनकी हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थीं। मुझे भैया जी पर थोड़ा शक हुआ कि क्या उन्हें सच में रात को कुछ नहीं दिखता, या वह झूठ बोलकर मेरी सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने उन्हें उनकी कमरे में छोड़ा तो मैंने खुद उन्हें गले लगाया। भैया ने मुझे करीब खींचते हुए एक बार भी मना नहीं किया। उस रात जब मैं अपने कमरे में जाने से पहले शेखर ने पूरे कमरे की बत्तियां बंद कर दी थीं, जैसा वह हमेशा करता था। उसने शादी की पहली रात से ही ताकीद दे दी थी कि कमरे में जब भी आओ लाइट मत जलाना। लेकिन उस दिन मैंने उसकी यह चेतावनी तोड़ दी। जब शेखर मेरे पास आया तो थोड़ी देर बाद ही मैंने अपने तकिए के नीचे छुपाई हुई टॉर्च निकाली और उसका चेहरा रोशनी में देखा। तब सच्चाई मेरे सामने आ गई। उस रात मेरे साथ शेखर नहीं बल्कि भैया जी थे। भैया जी को देखकर मैंने तुरंत कमरे की लाइट जला दी। उस वक्त मेरा पति दरवाजे पर खड़ा था और मुझे किसी और के साथ देखकर सब देख रहा था। वह सब देखकर मेरे होश उड़ गए। उस दृश्य ने मेरी जिंदगी बदल दी। जिस दिन मेरे बाथरूम के गीजर में लीकेज की घटना हुई, उस दिन भावनाओं में बहकर मैंने किरण को गले लगा लिया। उस समय उसका जो स्पर्श मुझे महसूस हुआ, वैसा ही स्पर्श मुझे रोज रात को मेरे साथ समय बिताने वाले व्यक्ति का लगता था। इसके बाद मैंने शेखर को भी गले लगाया, लेकिन उसका स्पर्श वैसा नहीं था जैसा रोज रात को मुझे महसूस होता था। उसी दिन से मुझे शेखर और किरण पर शक होने लगा। शेखर कभी मुझे अपने पास आने नहीं देता था। दिन में जब भी मैं उसके करीब जाती तो वह तुरंत मुझसे दूर हो जाता।
जब मैंने उन दोनों को पुलिस में देने की धमकी दी तो किरण ने सब कुछ बताना शुरू कर दिया। उसने कहा, भाभी, शेखर ने कुछ दिन पहले जो सुगंधित दूध का मसाला आपको लाकर दिया था उसमें उसने बेहोशी की दवा मिलाई थी। वह रोज आपको वह दूध पीने के लिए कहता था। जब आप धीरे धीरे बेहोशी की हालत में चली जाती थीं और पूरी तरह बेसुध हो जाती थीं, तब कमरे में अंधेरा कर दिया जाता था। जब मैं आपके साथ होता था तब वह सब कुछ देखता था। आपके पति में मर्दानगी नहीं है, यह सच वह किसी को सामने आने नहीं देना चाहता था। उसका मानना था कि आपको किसी और मर्द के साथ देखकर शायद उसमें थोड़ी मर्दानगी आ जाए, लेकिन अब तक उसमें कोई बदलाव नहीं आया। जब तक उसकी भावनाएं व्यक्त नहीं होती, उसने मुझे आपके साथ समय बिताने को कहा था। मेरे पति ने खुद अपनी पत्नी को अपने दोस्त के हवाले कर दिया था। ये सच जानकर मुझे लगा कि शेखर मानसिक रोगी है, क्योंकि अपनी ही पत्नी को इस स्थिति में देखकर कोई ऐसा कृत्य सिर्फ एक मानसिक रोगी ही कर सकता है। उसने अपनी सच्चाई छिपाकर मेरा गलत इस्तेमाल किया। उसने झूठ बोलकर मुझसे शादी की और अपनी सच्चाई छिपाने के लिए अपने दोस्त को मेरे साथ समय बिताने के लिए भेजता रहा। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मेरा पति नामर्द है। उस समय मैंने अपने पिता को पहले ही फोन कर दिया था। मेरे साथ मेरे पिता ने भी सब कुछ सुना। मुझे उन दोनों नालायकों से बचाने के लिए मेरे पिता ने तुरंत पुलिस को वहां भेजा। उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो कुछ मेरे साथ हुआ उस पर मैं पानी नहीं फेर सकती, लेकिन यह प्रार्थना करती हूं कि ऐसा किसी और लड़की के साथ न हो। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें